बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 18 डॉन ऑफ द मॉडर्न फ़िज़िक्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.1, इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली 50 मीटर पर सेकेंड, हाउ वुड द एवरीडे इवेंट्स अपीयर टू अस। आपने एक ऐसी दुनिया सोचना है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। चूँकि हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। लेकिन आपने एक इमेजिन करना है, एक ऐसा वर्ल्ड सोचें जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड है। तो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो वाक़यात है जो चल रहे हैं वो हमें कैसे महसूस होंगे, वो हमें कैसे लगेंगे। अगर हम जगह भी तब्दील करते हैं तो हमारे थिंकिंग पे असर पड़ता है, और हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसके ऊपर स्पीड ऑफ लाइट का बहुत ज़्यादा असर है। जितने भी हाई स्पीड एयरक्राफ्ट्स है उन स्पीड मैक्सिमम लाइट की जो है ना स्पीड के 1% तक पहुंच सकती है। हमारे वर्ल्ड के अंदर हमने एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन किया हुआ है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड है। तो 50 मीटर पर सेकेंड के करीब वैल्यू गेन करना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। हर ऑब्जेक्ट, हम समेत हर ऑब्जेक्ट उस वर्ल्ड में 50 मीटर पर सेकेंड के करीब वैल्यू को आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट 50 मीटर पर सेकेंड के करीब वैल्यू हासिल करने से हम रिलेटिविस्टिक्स इफ़ेक्ट्स है वो हम ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। रिलेटिविस्टिक्स इफ़ेक्ट्स मींस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और मास वेरिएशंस, ये हमें महसूस होगा। रिलेटिविस्टिक्स का जो मतलब है वो जब बॉडी की इतनी हाई स्पीड हो तो लेंथ, मास, टाइम उनके अंदर एक अच्छा खासा एक तब्दीली आती है, उसको हम रिलेटिविस्टिक्स कहते हैं। जो हमारी जो स्पीड है वो रिलेटिविस्टिक्स नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। स्पीड ऑफ लाइट के करीब गेन करें तो वो रिलेटिविस्टिक्स है। उसमें हमारी लेंथ, टाइम और मास के अंदर अच्छा खासा तब्दीली आ जाती है। यह हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला है L = L0 √1 - v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। अब देखिए जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, जो L, कैपिटल L या कैपिटल L0 या डेल्टा L या डेल्टा L0 से भी जाहिर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी आप डिनोट करेंगे सही होगा। जो वर्ड हमने सोचा हुआ है उसमें हमारी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है, बड़ी आसानी के साथ हम अपनी स्पीड को लाइट के करीब के स्पीड के बराबर हम लेकर जा सकते हैं। तो तकरीबन जो हमारी जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। तो इस इक्वेशन का अंदर v के अंदर हम c पुट करेंगे तो c स्क्वायर अपान c स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो 1 - 1 0, 0 का रूट 0 होगा, फिर 0 को L0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देखें जब हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करेंगे तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गई। मास वेरिएशन को हम देख लेते हैं। m = m0 डिवाइड बाई √1 - v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। c स्पीड ऑफ लाइट, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप डेल्टा m0 भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन v = c, यहाँ v की जगह c पुट कर लें तो c और c कैंसिल, तो 1 - 1 0, 0 का रूट 0, m को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब मास इन्फिनाइट हो गया। जब हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रेवल करते हैं तो मास इन्फिनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर मास इन्फिनाइट हो गया। अब हम टाइम डायलेशन को देख लेते हैं। t = T0 डिवाइड बाई √1 - v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। अब v की जगह c पुट करेंगे तो हमारे पास c स्क्वायर अपान c स्क्वायर, c स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बचा, 1 - 1 + 1 - 1 0, 0 का रूट 0। अब T0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो टाइम भी इन्फिनाइट आ गया। एक बात जहन में रखें, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम कभी भी हम ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट के 90%, 95%, 80% तक हम मूव कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर स्पीड से, लेकिन एग्जैक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा हम मूव कर ही नहीं सकते। स्पीड ऑफ लाइट के 80% के बराबर भी हम ट्रेवल करते हैं तो रिलेटिविस्टिक्स इफ़ेक्ट जो है वो हमें महसूस होने लगता है। इसलिए हम यहाँ पर v और c को बराबर ले रहे हैं। लेंथ, मास, टाइम वगैरह में रिलेटिविस्टिक्स चेंजेस आने की वजह से हमें कलर्स वेरिएशन भी हमें नज़र आता है। जैसा कि एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो वो हमें वो कलर नज़र आता है,
लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे वो कलर हमें डिफरेंट नज़र आता है। जब रेस्ट में था कलर कुछ और था, जब मोशन में होंगे तो कलर कुछ और नज़र आएंगे। जैसा कि वो ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो वो आपको रेड कलर का नज़र आएगा। जब वो ऑब्जेक्ट आपके करीब आपकी तरफ मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट एकदम आपको ब्लू कलर का नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है। दूर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, करीब आएंगी तो वेवलेंथ शार्टर हो जाती है। एक तरह से जो है ना हमें बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बनाया है वही इंसानों के लिए, लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के लिए ही बेहतर है। इसके अलावा हमें मूविंग ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हमें कम दिखाई देगी। जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होंगे तो हमें लॉन्गर लेंथ का नज़र आएगा। जब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसकी लेंथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएगी। इस तरह से उस वर्ल्ड में रहना भी दुश्वार होगा, क्योंकि चीज़ें लम्हा ब लम्हा बदल जाएंगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.2, सम स्टार्स आर ऑब्जर्व टू बी रेडिश एंड सम आर ब्लू, विच स्टार्स हैव हायर सरफेस टेम्परेचर। कुछ स्टार्स हमें रेड कलर का नज़र आता है और कुछ स्टार्स हमें ब्लू कलर के नज़र आते हैं। इसकी क्या रीज़न है? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा वो होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। हम जानते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जिनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर हो वो रेडिएशन इमिट करता है। जैसा कि हमें लाइट नज़र आती है तो लाइट भी एक रेडिएशन है, लाइट भी एक वेव है। सिमिलरली अगर हम कोई गैस हम जलाते हैं या हीटर जलाते हैं तो उसकी हीट हम तक आती है, तो वो भी एक रेडिएशंस है, वो भी एक वेव का टाइप है। लेकिन इन दोनों वेव में फ़र्क है। क्यों? क्योंकि अभी लाइट में हमें वेव महसूस भी होता है और वेव हमें नज़र भी आती है, बट हीटर के केस में हमें सिर्फ महसूस होता है, नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती? वेव हमें तब नज़र आती है जब वो विजिबल रेंज में आती है। जैसा कि हीटर की जो हीट है, वेव है, वो विजिबल रेंज में ना हो तो हमें नज़र नहीं आती। लाइट के केस में वो विजिबल रेंज में है तो वेव हमें महसूस भी होता है और हमें नज़र भी आती है। विजिबल रेंज में आने के बाद भी टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, तो उस टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर्स का लाइट इमिट करता है। तो हर टेम्परेचर पर अलग अलग कलर का रेडिएशन इमिट करता है। ये प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने हर ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है। जो स्टार्स हमें ब्लू कलर का नज़र आता है, इसका मतलब है वो ब्लू कलर के वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहा है। वो उस टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट कर रहा है जिस पर ब्लू कलर हमें नज़र आता है। अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय टेम्परेचर। कांस्टेंट और साइन ऑफ इक्वालिटी को हटाएंगे तो यहाँ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है, तो लैम्डा मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 टेम्परेचर। इसका ये मतलब है टेम्परेचर और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ कम हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो तो टेम्परेचर कम होगा। हमें पता है ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती है, जबकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बड़ी होती है। इस रिलेशन का ये मतलब है कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी है, और जब उसकी वेवलेंथ छोटी है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई होगा। जबकि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो बड़ी है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। जो स्टार्स हमें ब्लू कलर का नज़र आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर इमिट कर रहा है। जबकि जो स्टार्स हमें रेड नज़र आ रहा है उसका टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पर रेड कलर इमिट करता है। तो इसका मतलब है जो ब्लू स्टार्स है उनका टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर बहुत हाई है बनिस्बत रेड दिखाई देने वाले स्टार्स के सरफेस से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.3, इफ़ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर वन मेटल, कैन यू कंक्लूड दैट द इफेक्ट विल आल्सो बी ऑब्जर्व्ड फॉर अनदर मेटल अंडर द सेम कंडीशन। एक मेटल के लिए हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। फोटोइलेक्ट्रिक का मतलब होता है हम मेटल सरफेस पर एक ख़ास फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट को हम फॉल कराएंगे, गिराएंगे, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। उस प्रोसेस को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो एक मेटल पर हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। सपोज़ जिस मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लाइट को, सपोज़ रेड कलर को हम फेंक रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। फिर वही रेड लाइट है वो हम किसी और मेटल सरफेस पे गिराएंगे तो क्या वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा? अगर बाहर निकल रहा है तो पहले के बराबर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है या डिफरेंट निकलेगा या निकलेगा ही नहीं।
तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जब हम मेटल सरफेस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लाइट को हम गिराएंगे तो उस मेटल सरफेस पर लाइट टकराती है, टकरा कर वहाँ से मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। उस प्रोसेस को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और हम जो बाहर निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको पाथ देंगे तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा। उस करंट से हम बल्ब भी जला सकते हैं, हम अपने मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेम कंडीशन का मतलब होता है लाइट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। दो मेटल सरफेस है, सपोज़ मेरे पास एक मेटल सरफेस ये है, दूसरा मेटल सरफेस ये है। अगर मैं इस मेटल सरफेस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस कर रहा हूँ रेड कलर से, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी कम होती है, जब मैं इसके ऊपर रेड कलर में फेंक रहा हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आ रहा है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं। मैं अब क्या करूँगा, मैं अब कोई और सरफेस लूँगा, मैं कोई और मेटल लूँगा, उसके सरफेस पर वही मैं रेड कलर फेंकूँगा, क्योंकि कंडीशन सेम रखना है। सेम कंडीशन का मतलब दोनों में सेम कलर या सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इस्तेमाल होनी चाहिए। तो दोनों मेटल के लिए मैंने रेड कलर मैंने रखा है। तो इस मेटल सरफेस पर रेड कलर पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, लेकिन जब मैंने इस मेटल सरफेस पर मैंने रेड कलर फेंका तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि हम जानते हैं मुख्तलिफ़ मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ़ बाइंडिंग एनर्जी से जुड़े होते हैं। अभी सपोज़ इसमें जो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी कम थी, उसकी एनर्जी कम थी, तो यहाँ इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो रेड कलर जब इस पर स्ट्राइक किया, रेड कलर की लाइट इस पर पड़ी, तो रेड कलर के अंदर जो एनर्जी थी वो इस सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को मिली, उस इलेक्ट्रॉन को मिलने से उस इलेक्ट्रॉन ने आयनाइजेशन एनर्जी गेन किया, जिसकी वजह से वो मेटल सरफेस से बाहर निकल आया। बट इस मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है, वो स्ट्रांगली बॉन्ड है, जिसकी वजह से जो रेड कलर के अंदर जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट नहीं हुआ। सो इन दोनों मेटल सरफेस के अंदर या एटम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हर मेटल के लिए एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए। उस ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी से कम एनर्जी वाली लाइट को हम फेंकेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर रिमूव नहीं होगा। तो वो मिनिमम ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है, फाई यहाँ पर वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू HFO या F0। तो ये H प्लांक्स कांस्टेंट है और FO जो है ना थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है जो फेंकने वाली लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है। जैसा कि रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी देखो, इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इससे नहीं निकाला, क्योंकि इस जो मेटल है उसकी वर्क फंक्शन ज़्यादा है, उसके लिए हाई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के लाइट चाहिए। तो इसके अंदर जो वर्क फंक्शन है उसके लिए रेड कलर में जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वो कम हो गई, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। तो यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। अब इसी तरह से हमें पता है V इक्वल टू F लैम्डा, V की जगह हम C रखेंगे तो F की जगह FO, तो हमारे पास F नॉट FO इज इक्वल टू C अपान लैम्डा। यहाँ FO की जगह मैंने रखा HC अपान लैम्डा। अब यहाँ से अगर हम देख लें तो H और C कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा दें तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। अब देखें वर्क फंक्शन वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर कलर की अलग वेवलेंथ है, इसका मतलब है अलग फ्रिक्वेंसी है। तो हर वर्क फंक्शन के लिए अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हमें चाहिए। सेम लाइट फेंकने से हाँ निकल सकता है। सपोज़ ये मेटल सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। सपोज़ अब देखो रेड कलर इस पर फेंकने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आया, इससे नहीं निकला, क्योंकि रेड कलर में जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है वो कम है, जबकि यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है बहुत ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की एनर्जी और वर्क फंक्शन की जो एनर्जी है वो मैच नहीं किया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं ब्लू कलर फेंकूँगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। लेकिन फ़र्क क्या होगा, इसकी जो वर्क फंक्शन
इस मेटल से कम है तो ब्लू कलर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा। तो हम यही नतीजा अखज़ करते हैं, डिफरेंट मेटल के डिफरेंट वर्क फंक्शन होते हैं, इसलिए सेम कंडीशन सेम लाइट की मदद से हम डिफरेंट मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग है, डिफरेंट है, तो हर मेटल के लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए, जो उस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू उस वर्क फंक्शन की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है। हाँ, एक तरह से हम 1% हम इस आंसर को यस कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं, अगर दो मेटल की वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो तो सेम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांस है।